अमर बेल। एसपी साहब का हुक्म था जी। ये उनका घिसा पिटा जवाब होगा। इसलिए काम अगर तुम्हें करवाना है तो सीधा एसएचओ के ज़रिए करवाओ, उनको बाईपास करते हुए। अलबत्ता वो वाले अहकामात तुम उन्हीं के ज़रिए निचले अमले तक पहुंचाओ जो मातहत अमले के लिए किसी न किसी हवाले से तकलीफ दे हो और जिस पर शोर मचना हो। निचले अमले को अगर डांट डपट भी करवानी है तो एएसपी के ज़रिए करवाओ। तुम ऐसे उल्लू के पट्टे साबित हुए हो। अब्बास ने बेतकल्फ़ी से उसे झिड़का कि तुमने आते ही शाहिद हमीद जैसे निकम्मे आदमी को इस काबिल कर दिया कि वो पूरा डिपार्टमेंट लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। अब्बास ने उसके एएसपी का नाम लेते हुए कहा, हम लोग इस दिन हेडक्वार्टर में बैठे तुम्हारा जिक्र कर रहे थे और हंस रहे थे तुम पे सब लोग। जो बंदा शाहिद हमीद जैसे निकम्मे आदमी को नकेल नहीं डाल सकता वो आगे चलकर क्या करेगा। 2-4 और बड़े शहरों में तुम्हारी पोस्टिंग हो गई तो तुम्हारे मातहत तो मिलकर तुम्हें वैसे ही ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। ऐसे ऐसे चलते पुर्जे तुम्हारे जूनियर ऑफिसर्स के तौर पर आएंगे कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने इलाके में एक आदमी नहीं है जिसके साथ तुमने बना कर रखी हो, ना अपने अमले के साथ, ना वहाँ के सियासी या सनती घरानों के साथ। तुम पता नहीं कौन सी सोलो फ्लाइट कर रही हो। मेरा मसला मेरे शहर का प्रेस है। इस तरह की बेहुदा खबरें लगाते हैं वो मेरे बारे में कि मैं, और आगे से वो खबरें नेशनल प्रेस पर नशर हो जाती हैं। तुम्हारा मसला तुम खुद हो। अब्बास ने उसकी बात काटी। एक लोकल अखबार की क्या हैसियत होती है एसपी के बारे में कुछ गलत छपाते हुए जान निकलती है उनकी। तुम्हारे बारे में अगर इतने धड़ल्ले से और इतनी बेखौफी से खबरें छप रही हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें किसी की पुष्टनाही हासिल है और वो भी खुद तुम्हारे महकमे में से किसी ने की। और तुम्हारे डीएसपी के अलावा ये काम और कौन कर सकता होगा। और ख़ुद तुमने हद कर दी। डीआईजी उस दिन बुरी तरह हंस रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने अपनी सर्विस में इतने रेडर्स को लीड नहीं किया जितने तुम्हारे कज़न ने आते ही 2 माह में किए हैं। 48 रेड और हर रेड फेक। 2 माह में 48 रेड। खुद सोचो उमर, कोई अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। कौन कह रहा है तुम्हें इस तरह इतना काम करने को, और वो भी अपना मजाक बनवाने के लिए। ये तुम्हारा हर रेड बेसूद साबित होता है। इस बार प्रेस मजाक न उड़ाए तो और क्या कहे। मगर अब्बास, मेरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी तो बहुत ख़राब है। उमर ने कमज़ोर लहजे में अपना दिफा किया। मुझे ये बताओ कि लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान के किस शहर का सही है। अब्बास उसकी दलील से मुतासिर हुए बगैर बोला। और मान लिया कि रेड करना पड़ी होगी तुम्हें, तो हर रेड की क़यादत खुद करने की क्या तुक बनती है। तुम हर पुलिस बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। हर रेड में खुद मौजूद। ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह मुंह उठाकर खुद निकल पड़ो। वैसे इस रेड्स के ज़रिए तुम्हें टिप्स कहाँ से मिलती थी। अब्बास ने बात करते करते पूछा। कुछ तो पुलिस इन्फॉर्म्स के ज़रिए और कुछ मेरे पर्सनल नंबर पर स्क्रीनिंग कॉल्स आती थी। उमर ने उसे बताया। अब्बास ने लापरवाही से सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं पहले ही तो कर रहा था। इन स्क्रीनिंग कॉल्स को लोकेट नहीं किया। कोशिश की थी मगर ऑपरेटर ने कहा कि पीसीओ से कॉल्स की गई हैं। उमर ने बताया, तो पीसीओ कुराए अर्ज से बाहर तो नहीं वाक़या। उन्हें लोकेट करवाते। इस इलाके के पुलिस स्टेशन इंचार्ज से कहते कि अपने इन्फॉर्मर्स के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन की तस्दीक करने। तो मुंह उठाकर पुलिस पार्टी के रेड करने पहुंच गई। उमर उस बार कुछ भी न बोला और वो कुछ वक्त के आमेज अंदाज में मुस्कुराता रहा। याद रखो, तुम्हारा ऑपरेटर, तुम्हारा पीए, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारे गार्ड्स और किसी एक पुलिस स्टेशन का कोई एक तेज़ किस्म का एसएचओ, चलता पुर्जा टाइप का, ये तुम्हारे बेहतरीन हथियार हैं। और इस वक्त तुम्हारे पास इनमें से एक भी हथियार नहीं है। जितनी क्लिनिक कॉल्स तुम्हारे पास आई हैं, तुम्हारे ऑपरेटर को इन सब का कच्चा जट्ठा पता होगा, तुम्हारे पीए को पता होगा इस सब का। अब्बास एक बार फिर संजीदा हो गया। न सिर्फ ये बल्कि कमाने और बनाने के जितना माल मौके तुम्हारे पास आए हैं वो उन्हीं के आदमियों के ज़रिए आए हैं। तुम्हारा डीएसपी और तुम्हारा एएसपी कोई डील या कोई ऑफर नहीं लेकर आएगा तुम्हारे पास। यही 4-5 लोग लेकर आएंगे। इसलिए उनके साथ कदरे ख़ास सलूक करो। लेट देम बी फ्रेंड विद यू।
अब्बास ने कहा। उमर ने उसकी बात पर बेख्तियार नहवत आमेज अंदाज में अपने कंधे झटके। बी फ्रेंड मी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क टाइप के लोगों में मैं अपने दोस्तों की फहरिस्त में शामिल कर लूँ? इम्पॉसिबल। इन टके टकी के लोगों को मैं अपने सर पर बिठा लूँ? उसने कतियत से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो वो तुम्हारे सर पर ही बैठे हुए हैं, अब्बास ने जितते हुए अंदाज में कहा। उन जैसे छोटे उकराप लोगों को मैं सलाम तक न करूं। उमर जहांगीर के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। ओए, तेरा क्या जाता है अगर वो झूठ बोलते हैं या फ्रॉड करते हैं? तुझे क्या है? अब्बास ने उसे बड़ी बुरी तरह झिड़कते हुए कहा। उन्हें आखिर क्यों? मैं ऐसे लोगों को क्यों मुँह लगाऊं? सिर्फ उनसे खौफजदा होकर। उमर अब भी उसकी बातों से मुतासिर नहीं हुआ था। अगर आप उन्हें मुँह नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपके पैरों की ऐसी रस्सी बन जाएंगे कि आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। अब्बास ने इस पर उसे पिचकारते हुए कहा। मुझे अगर सबूत मिल गए कि इन लोगों ने जानबूझकर मुझ तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है तो मैं इन सबको मुअत्तल कर दूंगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उनकी जगह जो दूसरे आएंगे वो भी आपके साथ यही करेंगे। अब्बास ने लापरवाही से कहा। जब तक आप अपना तरीक़ाकार नहीं बदलेंगे आपके साथ यही होता रहेगा। ये लोग इतने ताकतवर नहीं हैं जितना तुम उन्हें मेरे सामने बनाकर पेश कर रहे हो। उमर ने अब्बास की बात के हवाले से कहा। आप एक मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए हैं उमर जहांगीर साहब। ये लोग क्या क्या चीज़ें पास करके आए हैं आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं है। अब्बास ने तंज़िया लहजे में उससे कहा। सिर्फ तालीम नहीं है उनके पास, इस तरह की तालीम जिसे आप और मैं तालीम समझते हैं, मगर उन्हें हर वो हथकंडा आता है जिससे इस सोसाइटी में उनकी सर्वाइवल मुमकिन है। अब्बास ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुम्हें पता है ये ड्राइवर, गार्ड, पीए टाइप के तमाम लोग सियासी सिफारिशों पर भर्ती होते हैं और जो लोग इनको इस महकमे में भर्ती करवाते हैं वो सिर्फ उनकी दवाई लेने के लिए तो ये काम नहीं करते। उसने सिगरेट का पैकेट उमर के सामने खिसकाते हुए कहा। उमर ने खामोशी से उस पर नज़रें जमाए हुए एक पैकेट को उठा लिया, उसमें से एक सिगरेट निकाल लिया। अब्बास अब लाइटर के साथ अपने टेबल से कुछ आगे झुकते हुए उमर के सिगरेट को सुलगाने लगा। ये उन सियासी लीडर्स के गरगे होते हैं, नमक हलाली करते हैं उनके साथ। ये हम लोगों और सियासतदानों के दरमियान पुल का काम करते हैं और किसी भी पुल को कभी बेकार समझकर तोड़ा नहीं चाहिए। अब्बास ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। तुम इनमें किसी एक को मुअत्तल करके देखो, कहाँ कहाँ से सिफारिशें तुम्हारे पास आएंगी, तुम खुद हैरान हो जाओगे। अब्बास ने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा। मसलन मेरे ड्राइवर का एक बेटा उसी के दफ्तर में जूनियर क्लर्क है, उसका एक भाई सेक्रेटरीट में चौकीदार है, एक और भाई गवर्नर हाउस में माली है और एक और भाई आईजी की गाड़ी का ड्राइवर है। इससे ज़्यादा बारसूख खानदान कौन हो सकता है? अब्बास ने आखिरी जुमला एक कहका लगाते हुए कहा। मुझे बड़ा मुहतात रहना पड़ता है उसके सामने, क्योंकि हर बात वो हर जगह पहुंचा देता है। इसी तरह मुझे उसके ज़रिए वहाँ की तमाम बातों का पता चलता रहता है। हत्ता कि आईजी साहब ने जब अपनी दूसरी बीवी को तलाक देनी थी तो उनकी बीवी से पहले मुझे पता चल चुका था। इस पर उमर उसकी बात पर मुस्कुराया। दरअसल उमर, ये लोग वो तोते हैं जिनके कब्जे में हमारी जान होती है। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है या ये सब कुछ पता चला लेते हैं। बाखबर आदमी बहुत नुकसानदेह होता है, इस सूरत में अगर वो आपका दुश्मन भी हो। इससे पहले कि अब्बास मजीद कुछ कहता, अब्बास का पिए अंदर आ गया। मुदस्सर साहब से मिलवाया है तुम्हें मैंने। इससे पहले कि उसका पिए कुछ कहता, अब्बास ने उमर से पूछा। उमर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो इस दिन पहली बार अब्बास के ऑफिस गया था। मुदस्सर साहब, ये मेरे कज़न हैं उमर जहांगीर, और उमर, ये मुदस्सर साहब हैं, बहुत ही कमाल के आदमी हैं। मैंने तो ऑफिस का सारा काम उन्हीं से सीखा है। अब्बास ने बड़ी खुशदिली के साथ इस उधेड़ उम्र आदमी की तारीफ़ करते हुए कहा। इन चंद लोगों में से एक हैं ये जिन्हें रूल्स और रेगुलेशंस ज़ुबानी याद हैं। उमर ने कुछ हैरानी से अब्बास को देखा, जो अपने पीए की एक फ़ाइल पर कुछ साइन कर रहा था और पीए के चेहरे पर कुछ फौखरिया मुस्कुराहट थी। उमर ने धीमे लहजे में इंग्लिश में उससे कुछ कहना चाहा। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, अब्बास ने बरक रफ्तारी से उसकी बात काटी और बड़ी बेतकल्फी से कहा, भाई ये हैं ही बड़े काबिल आदमी, ऐसे बंदे की तारीफ़ तो करनी ही पड़ती है। मैंने बताया ना तुम्हें कि मैंने तो सारा ऑफिस वर्क इन्हीं से सीखा है। इस बार उमर ने कुछ मुस्कुरा कर उस शख्स को देखा। सर ऐसे ही तारीफ़ कर रहे हैं, मैं किस काबिल हूँ? अब्बास साहब तो खुद बड़े ज़हीन आदमी हैं। इस बार उसके पीए ने कुछ आजिज़ाना से अंदाज में कहा। मैं आपके आने से पहले उमर से आपके बारे में बात कर रहा था।
मैं इसको बता रहा था कि पीए अच्छा मिल जाए तो आदमी काम आसान हो जाता है। उमर हैरानी से अब्बास को देखता रहा। अब्बास उसके तासुरात पर गौर किए बगैर अपने पीए से बात करता रहा। वो अब उसे कोई और हदायत दे रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उसके पीए ने कमरे से बाहर कदम रखा, अब्बास ने बड़े इत्मीनान से उमर से कहा, अब तुम देखो इस हरामजादे ने मेरे साथ क्या किया था। अब्बास ने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उमर उसके जुमले पर हक्का बक्का रह गया। इस कमीने ने मेरे कमरे में ऐसा सिस्टम लगाया था जिससे कमरे की बातें सुनी जा सकें जब मैंने यहाँ चार्ज लिया, मगर तुम इसकी तारीफ कर रहे थे। उमर ने कुछ संभलते हुए कहा। तो तुम्हारा मतलब है ये गालियाँ मैं उसके सामने दूँ उसे? अब्बास ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए तुम उसके सामने इंग्लिश में मुझसे सारी तफसील पूछने लगे थे। अक्ल का इस्तेमाल किया करो उमर। इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि साहब लोग इंग्लिश इस वक्त बोलते हैं जब वो कोई बात उनसे छुपाना चाहते हैं या इस बात के उलट कोई बात कह रहे हों जो उनके सामने की जा रही हो। इसलिए इंग्लिश उनके सामने कभी मत बोलो। बेहतर है पंजाबी में बात करो। देखो किस तरह काम आसान होते हैं। अब्बास खुद ही महफूज होते हुए कह रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने कमरा बक करवाया हुआ है? उमर ने पूछा। वो मेरा बैचमेट नहीं था, असजद खाकवानी। उसने मुझे इस आदमी के बारे में खासा ब्रीफ किया था। पहले वही था मेरी पोस्ट पर। मैंने पहले दिन आते ही कमरा चेक करवाया और पता है किससे करवाया? प्राइवेट तौर पर एक आदमी को बुलवाकर। अब्बास बात करते करते हंसा। वरना अपने महकमे के किसी आदमी को बुलवाकर ये काम करवाता तो उसने कहना था कि कमरा बक नहीं है। फिर मैंने मुदस्सर साहब को बुलवाया और उन्हें साफ साफ बताया कि मुझ पर ये हथकंडे इस्तेमाल ना करें। मेरे कमरे में दोबारा कोई चीज़ आई तो मैं आपके अलावा किसी और को नहीं पकड़ूंगा। इन हजरत ने बड़ी कस्में खाई कि उन्हें कुछ पता नहीं वगैरह वगैरह, मगर इसके बाद दोबारा मेरा कमरा बग नहीं किया गया। कई दफ़ा मैं अचानक चेकिंग करवाता रहता हूँ। अब्बास कहते कहते एस्ट्रे में सिगरेट फेंकते हुए बोला। और तुम्हें पता है खुद मैंने इन लोगों के साथ क्या किया? मैंने इन सब के कमरे बग करवाए हुए हैं। उमर ने उसकी बात पर एक बेख्तियार कहका लगाया। तो भी बड़ा चलता पुरजा है अब्बास। ज़रूरी था यार। तुम घर आना, मैं तुम्हें इन लोगों की गुफ्तगू सुनाऊंगा। जो गालियाँ ये मुझे देते हैं उन्हें सुनकर तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। अब्बास ने हंसकर कहा। तुम तो कह रहे थे बड़ा काबिल आदमी है, उसकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। मुझे 20 साल की सर्विस, उसकी किसी रोल के बारे में बात कर लो, इसे सब पता है। किसी दिफा के बारे में बात कर लो, तुम खुद हैरान हो जाओगे। यूँ लगेगा जैसे किसी वकील से बात कर रहे हो। जिस हसन तरमजी का नाम सुना है? उसने बात करते करते उससे पूछा। हाँ बिल्कुल सुना है, बड़ा ईमानदार किस्म का ऑफिसर है। उमर को याद आया। हाँ, बेहद आउटस्टैंडिंग किस्म का आदमी था। 1 साल मेरी इस पोस्ट पर भी काम किया। रोते हुए निकला था इस ऑफिस से। उस बंदे ने यहाँ मातहत लोगों के साथ मिलकर तिकनी का नाच नचा दिया था इसे। हालांकि देखने में तुम्हें कितना मस्कीन और मुअद्दब लगा होगा, मगर तिरमजी यहाँ से अपना सर्विस रिकॉर्ड ख़राब करवा कर निकला था। इन स्कैंडल्स में फंसा वो जिनका उसने ख्वाब भी नहीं सोचा होगा। और मैं बहरहाल हसन तिरमजी तो नहीं हूँ कि इस जैसे 2 कड़ी के पीए के हाथों ख्वार होता। अब्बास अब उसे तफसील बता रहा था। इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ बना कर रखो। ये नहीं कह रहा कि एतबार करो या आस्तीन का सांप बना लो, मगर उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करो जिस तरह के लोग तुम्हारे नाम को इस्तेमाल करते हैं। अब्बास उसे समझा रहा था। मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूँ, अगर ये लोग दूसरों से कहेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो सब मुझे बुरा ही समझेंगे। और मैं कितना ही बुरा क्यों ना हूँ, अगर ये लोग सबसे कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ तो सब मुझे अच्छा ही समझेंगे। इस आदमी के ज़रिए इस साल मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसने खुद कितना कमाया है मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल मुझे 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। और रेपुटेशन मेरी यही है कि मैं बड़ा अच्छा ऑफिसर हूँ। वो मज़े से कहता जा रहा था। अब्बास ने वाकई उमर को अपने मातहत अमले के साथ निपटने के सारे गुर सिखा दिए थे। अपनी पहली पोस्टिंग पर बाकी के 2.5 साल उमर ने बड़े इत्मीनान के साथ गुजारे थे और दूसरी पोस्टिंग तक वो अपने फ़न में कुछ और ताक हो गया था। उसी फ़न को वो यहाँ भी इस्तेमाल कर रहा था। खुद करप्शन पर बराह रास्त हमले को डांट डपट के बजाय वो मौका मिलने पर बाबर जावेद को इस्तेमाल कर रहा था। अपने ज़िले में उसका नाम वाकई उसके मातहत अमले के लिए
ایک ہوا بن گیا تھا، مگر عباس کی ہدایت کے مطابق اس کے اپنے ڈرائیور، پی اے، گارڈ اور شہر کے 2 سب سے بدنام زمانہ ایس ایچ اوز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس نے جسٹس نیاز کے بیٹے اور اس کے دوستوں کے قتل کے سلسلے میں عباس کے عملے کی مہارت اور دفاع اور وفاداری دیکھی تھی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک نے عباس کو ہر طرح سے بچایا تھا اور اسے پہلی بار ماتحت عملے کی وفاداری کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ اگلے دن صبح وہ کچھ دیر سے ناشتے کے لیے آئی تھی۔ جنید نے صبح 2-3 بار فون کیا تھا۔ نانو نے اسے دیکھتے ہی اطلاع دی۔ وہ کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ مزید مرید پاپا اسے دیکھ کر ناشتہ لگانے لگے۔ تمہیں یاد ہے نا آج رات سمینا آ رہی ہے؟ نانو نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ جی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تم میرے ساتھ ایئرپورٹ اسے ریسیو کرنے چلو گی؟ نانو نے اسے کہا۔ وہ لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ علیزہ ان سے قدرے فاصلے پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے نانو کو قدرے بلند آواز میں بات کرنا پڑ رہی تھی۔ چلی جاؤں گی، علیزہ نے پھر اسی انداز میں جواب دیا۔ علیزہ نے ناشتہ شروع کر دیا۔ نانو کچھ دیر دور بیٹھے ہوئے اسے دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کر اس کے قریب چلی آئیں۔ ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا، کیا ہوا تھا رات کو تمہارے اور جنید کے درمیان؟ سلائس کھاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے علیزہ کا ہاتھ رکا، مگر پھر اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے سلائس کھانا جاری رکھا۔ تم لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا؟ نانو کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہیں، پھر پوچھا۔ علیزہ نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا، وہ اسی طرح سر جھکائے سلائس کھاتی رہی۔ جھگڑا تم کرتی ہو اور تمہاری وجہ سے پریشانی مجھے اٹھانی پڑتی ہے، اس بار نانو نے بے صبری سے کہا۔ اب کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ علیزہ نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ علیزہ، اب یہ بچپنا چھوڑ دو، 20 دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں اور تم اب بھی بچوں کی طرح اس سے لڑنے میں مصروف ہو۔ وہ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں اور میری فیملی کے بارے میں؟ نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ سلائس پر اس کی گرفت کچھ سخت ہوئی، مگر اس نے سر پھر بھی نہیں اٹھایا۔ وہ بدستور سلائس کھاتی رہی۔ تم میری بات سن رہی ہو؟ اس بار نانو کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا۔ میں تم سے مخاطب ہوں۔ میں سن رہی ہوں نانو، اس نے بلاخر سر اٹھا کر کہا۔ نانو کو اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے لگے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ جی، وہ ایک بار پھر سلائس کھانے لگی۔ جنید کا فون ریسیو کر لینا، بلکہ بہتر ہے کہ تم خود اس کو کال کر لو، اس نے کہا۔ تو نہیں، مگر تم کال کرو گی تو اسے اچھا لگے گا۔ انہیں اچانک پھر جنید کا خیال آیا۔ جی، اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ شیلا کب آ رہی ہے؟ آج کچھ کپڑے لینے کے لیے مارکیٹ جانا تھا تم لوگوں کو، نانو نے کچھ مطمئن ہو کر اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ آج نہیں آ رہی۔ کیوں؟ وہ کچھ مصروف ہے اس لیے۔ تم اکیلی چلی جاتی؟ نہیں، میں اکیلے نہیں جانا چاہتی۔ چلو ٹھیک ہے، آج سمینا آ جائے گی تو کل وہ بھی تمہارے ساتھ چلی جائے گی، نانو کو اچانک خیال آیا۔ علیزہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا ہی لیا تھا جب فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جنید کا فون ہوگا، تم اٹھا لو، نانو نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے کہا۔ چائے کا کپ وہیں رکھ کر وہ فون کی طرف بڑھ آئی۔ دوسری طرف جنید ہی تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد جنید نے اس سے کہا، میں صبح سے 3 بار فون کر چکا ہوں۔ ہاں، نانو نے مجھے بتایا تھا، علیزہ نے سرسری سے انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا۔ تمہارا موڈ اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ناراضی ختم ہو گئی ہے؟ ہاں، مجھے توقع تھی کہ تمہارا غصہ جلد ختم ہو جائے گا اور تم میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ جاؤ گی، جنید نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ میں تو ساری رات بس ٹینشن میں رہا ہوں تمہاری ناراضی کی وجہ سے۔ وہ پھر خاموش رہی۔ تم کچھ بات نہیں کر رہی؟ جنید کو اچانک محسوس ہوا۔ کیا بات کروں؟ کچھ بھی۔ کیا میرا بتانا ضروری ہے؟ میرے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں ہے فی الحال، اس نے کہا۔ اچھا، میں تمہیں رات کو فون کروں گا، جنید نے کہا۔ اس وقت میں گاڑی میں ہوں۔ نہیں، رات کو فون نہ کریں، ممی آ رہی ہیں، ہم لوگ مصروف ہوں گے، علیزہ نے کہا۔ ارے ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، رات کو تم خاصی مصروف رہو گی۔ کتنے بجے کی فلائٹ آ رہی ہے؟ 9 بجے کی فلائٹ سے۔ ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی تم سے، جنید نے خداحافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ یکدم بہت پرسکون ہو گیا تھا اور نہ پچھلی رات سے وہ مسلسل علیزہ کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ آفس میں کام کرتے رہنے کے بعد شام کو وہ گھر چلا گیا اور رات کو جلد ہی سو گیا۔ میجر لطیف بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، آپریٹر کے جملے پر عمر کے ماتھے پر کچھ بھل آ گئے۔ اس ہفتے کے دوران میجر لطیف کی طرف سے ملنے والی یہ 6ٹھی کال تھی۔ بات کرائیں، اس نے ہون بھیجتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی واقعی اس کی ناک میں دم کر رہا تھا۔
रस्मी इस्लाम दुआ के बाद वो सीधा काम की बात पर आ गया। एक पुलिस स्टेशन का हदूद अरबा बताते हुए उसने उमर से कहा, इस पुलिस स्टेशन के बारे में एक शहरी की तरफ से शिकायत आई है हमारे पास। जी फरमाइए, क्या शिकायत आई है आपके पास? इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने इस शख्स के बेटे को चोरी के झूठे इल्ज़ाम में पिछले 6 माह से बंद किया हुआ है। मेजर लतीफ़ ने तेज लहजे में कहा। उमर बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनने लगा। इस शख्स ने भी शिकायत की है कि पुलिस ने FIR दर्ज किए बगैर इस आदमी को गिरफ्तार किया है। आप इस शख्स का नाम बता दें जिसकी बात कर रहे हैं। उमर ने सामने टेबल पर पड़ा पेन उठाते हुए नोट पैड अपनी तरफ खिसकाया। मेजर लतीफ़ ने दूसरी तरफ से शख्स के कवायद नोट करवाए। उमर ने अपने सामने पड़ी नोट पैड पर उस आदमी के कवायद तेज़ रफ्तारी से लिखे। मैं चेक करता हूँ कि इस शख्स की शिकायत ठीक है या नहीं। उमर ने इस आदमी के कवायद नोट करने के बाद कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। इस शख्स की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ से मेजर लतीफ़ ने कहा। उमर के होंठ भींच के इस शख्स के बेटे को बाकी FIR दर्ज किए बगैर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। मेजर लतीफ़ दूसरी तरफ से कह रहा था, वो पिछले 6 माह से वो इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की तहवील में था। आपने जहाँ ये चेक करने की जहमत की वहाँ उसे छुड़वाने की जहमत भी कर लेते। उमर ने कुछ तंज़िया अंदाज में उससे कहा, जी ये जहमत भी कर चुका हूँ, छुड़ा चुका हूँ अब से कुछ घंटे पहले। मेजर लतीफ़ ने भी दूसरी तरफ से उसी तंज़िया अंदाज में कहा, तो फिर जब आपने दोनों काम खुद ही कर लिए हैं तो मुझसे रब्ते की जहमत किस लिए आपने की? उमर ने उसी अंदाज में बात जारी रखते हुए कहा, यकीनन आपका बहुत कीमती वक्त ज़ाया हुआ होगा मेरी इस कॉल से, मगर मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इत्तला दे दूँ कि आपके अंडर पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। फिर इन बेज़ाब्तगियों की इत्तला अगर इसी तरह ऊपर गई तो आपको और आपके मातहतों को खासी तकलीफ़ होगी। मेजर लतीफ़ ने भी अपना तंज़िया अंदाज बरकरार रखा। बड़ी मेहरबानी आपकी इस इत्तलाह के लिए, उमर ने मुख्तसरन कहा। अपने मातहतों का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे आपकी इन रिपोर्ट से कोई तकलीफ़ या ज़हमत नहीं होगी। आप इन रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रखें, उमर ने संजीदगी से कहा। इस हफ्ते मेरे पास आने वाली ये 18वीं शिकायत है और हर बार मुझे उस पर खुद ही एक्शन लेना पड़ता है। मेजर लतीफ़ ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा, मेजर साहब आपने अपना काम काफ़ी बढ़ा नहीं लिया? असूली तौर पर आपको ये तमाम शिकायत मुझ तक रेफ़र कर देनी चाहिए थी, मैं खुद इससे निपट लेता, आपको ख्वाह इस तरह की ज़हमत न करनी पड़ती। मेजर ने उमर की बात सुनी। ज़हमत वाली तो कोई बात नहीं, आप और आपके मातहत इतने एफिशिएंट होते तो हमें यहाँ आना ही क्यों पड़ता? आपको तो मैं इस सब से सिर्फ इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप अपने मातहतों पर चेक रखें और कभी कभार तकल्लुफ़न अपने दफ्तर के अलावा कहीं इधर उधर भी चक्कर लगा लिया करें। इस बार मेजर लतीफ़ का लहजा पहले से ज़्यादा तंज़िया था। हमारी ज़हमत का आपको इतना ख्याल हो तो आप अपने मातहतों को खुद नुकेल डाल कर रखें।